जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको पता है भारत अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो समुद्री मार्गों और वायु मार्गों के द्वारा सबसे अधिक करता है। तो आज का अपना जो टॉपिक है इन्हीं से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार किन्हें कहेंगे, समुद्री पत्तन यानी समुद्री जो बंदरगाह है उनकी बात हम करने जा रहे हैं। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मानचित्र के ऊपर भी आपको इसका अच्छे से अभ्यास करना है। तो देखिएगा, भारत के अंदर 12 है वो प्रमुख पत्तन है और 200 जो पत्तन है वो छोटे या मध्यम आकार के हैं। एक चीज यहां और ध्यान रख लीजिएगा, 12 जो देश के अंदर प्रमुख पत्तन बंदरगाह है इनकी देखरेख की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है, जबकि छोटे और मंझले जो 200 पत्तन है उनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास है, वो रहती है। अपने सिलेबस के अंदर यही 12 प्रमुख पत्तन है जो थोड़ा सा विस्तार से दिए गए हैं, जिनको हमें अच्छे से समझना है। तो जानिएगा, पहले तो 12 प्रमुख पत्तन, इनमें से 6 पत्तन तो है पश्चिमी तट के ऊपर और 6 पत्तन है वो है पूर्वी तट के ऊपर। इनको आपको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा भी, पूर्वी तट पर 6 पत्तन कौन से हैं, पश्चिमी तट के ऊपर 6 पत्तन कौन से हैं। स्टार्ट करें अपने ऊपर से तो कांडला, उसके बाद मुंबई, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पत्तन, उसके बाद मार्मोगांव पत्तन, फिर है न्यू मंगलोर पत्तन, फिर आता है कोच्चि पत्तन। ये है उत्तर से दक्षिण की तरफ चलें तो पश्चिमी तट के 6 पत्तन। पूर्वी तट पे यहां बात करें तो पहला आ जाता है उत्तरी छोर के ऊपर कोलकाता हल्दिया पत्तन, उसके बाद में पारादीप पत्तन, उसके बाद में विशाखापट्टनम, उसके बाद में एन्नोर, उसके बाद चेन्नई और सबसे साउथ के अंदर है तूतीकोरन। तो ये 6 पूर्वी तट के और 6 पश्चिमी तट के, अच्छे से इनको आपको अभ्यास में लाना है। अब हम एक एक पत्तन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अच्छे से जानेंगे। उससे पहले कुछ बातें भी जो जरूरी है उनके ऊपर बात है वो कर लेते हैं। देखिएगा, भारत के अंदर जो समुद्री मार्ग अर्थात जो समुद्री पत्तन डेवलपमेंट जो हुआ है उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है भी भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। आपको पता है 7517 किलोमीटर के आसपास हमारी समुद्री सीमा है वो पड़ती है और हमारी जो तट है ये भी कटे फटे हुए हैं। और जल परिवहन का आपको पता है सबसे सस्ता जो परिवहन का साधन है वो यही जल परिवहन है। और इनका डेवलपमेंट है वो अंग्रेजों के टाइम है वो स्टार्ट हो गया था। आपको पता है देश के अंदर अंग्रेज आए थे, व्यापार के उद्देश्य से भारत के अंदर आए थे, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया भी क्यों न समुद्री मार्गों से अधिक व्यापार है वो किया जाए। और अंग्रेजों ने ही इसके लिए भारत के अंदर भारी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने के लिए रेल परिवहन का भी विकास किया। तो रेल परिवहन का देश के अंदर विकास होना ये भी बहुत लाभप्रद रहा। इन समुद्री पत्तनों के माध्यम से जो व्यापार देश के भारत देश का दूसरी दुनिया के साथ जो होता था उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है वो इनका रहा। अब एक चीज देखिएगा, हम जो भी पत्तन पढ़ेंगे, जैसे हम बात करें सबसे पहले कांडला पत्तन की बात करें तो कांडला पत्तन के ऊपर, यहां इस पत्तन के ऊपर कहां कहां से माल है वो लाया जाता है और ले जाया जाता है। अर्थात व्यापार का मतलब क्या है, व्यापार का मतलब निर्यात और आयात दोनों की बात की जाती है। तो कांडला बंदरगाह के ऊपर हम किस किस एरिया से माल निर्यात के लिए लाते हैं और किस किस जगह को हम जो आयातित माल है वो भेजते हैं, तो वो जो इस पत्तन के पीछे का जो एरिया होता है उसको कहा जाता है पृष्ठ प्रदेश कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा भी पृष्ठ प्रदेश क्या है। तो व्यापार जहां तक होता है, जो जो एरिया शामिल रहता है उन सभी को पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। मानचित्र के ऊपर अगर आप कांडला को, आपको क्लियर हो गया भी मुझे पता है भी कांडला कहां पर है, तो पीछे कौन कौन सी स्टेट्स आ जाएगी, कौन कौन सा एरिया आ जाएगा, वो सारे इस पत्तन के क्या कहलाएंगे, पृष्ठ प्रदेश। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हालांकि पृष्ठ प्रदेश की बाउंड्री कोई फाइनल करना आसान काम नहीं है,
क्योंकि जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो माल है पत्तन के द्वारा अगर हमें व्यापार करना है तो कांडला पहुंचाया जा सकता है आसानी से। सबसे नजदीक बंदरगाह राजस्थान के यही पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है भी वो माल मुंबई पोर्ट से नहीं भेजा जा सकता। तो पृष्ठ प्रदेश एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है पीछे के एरिया का भी कहां कहां से आयात और निर्यात की चीजों का लेन देन है हम करते हैं। तो ये पृष्ठ प्रदेश हैं, इनके पीछे का जो भी इलाका जहां तक माल यहां लाया जाता है और यहां से वापिस उस क्षेत्र के अंदर पहुंचाया जाता है। तो एक प्यारा क्वेश्चन है वो भी बनता है। एक चीज और जान लेते हैं यहीं पर भी, जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो आजादी के साथ साथ हिंदुस्तान दो भागों में डिवाइड हो गया था। एक भारत बना और दूसरा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान यानी अपना इधर वाला जो पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान, वहां पर एक पत्तन होता था जिसका नाम था कराची। तो कराची पाकिस्तान के अंदर चला गया और इधर पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब क्या कहलाता है बांग्लादेश, वहां पर था एक चिटगांव, जो चटगांव भी हम कहते हैं उसको, वो कहां चला गया, फिर बांग्लादेश के अंदर चला गया। तो इन दोनों बंदरगाहों की पूर्ति करने के लिए भी दो नए बंदरगाह है वो बनाए गए थे, वो भी ध्यान रख लीजिएगा। कराची पत्तन की क्षतिपूर्ति करने के लिए हमने कांडला बंदरगाह गुजरात के अंदर विकसित किया और इधर चिटगांव जो बंदरगाह था जो कि बांग्लादेश के अंदर चला गया, उसकी कमी की पूर्ति के लिए हमने कोलकाता हल्दिया जो बंदरगाह है वो विकसित किया। यहीं पर आपने नाम सुना होगा, डायमंड हार्बर का नाम भी सुना होगा, चाहे आप उसकी बात कर ले। तो इस प्रकार से दो जो पत्तन विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में चले गए थे, उनकी भरपाई के लिए भी हमने ये दो पत्तन हैं वो डेवलप कर लिए। ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा के अंदर बनता है। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांडला बंदरगाह की, कांडला पोर्ट की बात करते हैं। किस स्टेट के अंदर है कांडला पोर्ट? है वो गुजरात स्टेट के अंदर है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है भी ये स्थित कहां है, इसकी लोकेशन है वो कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर। ये कच्छ की खाड़ी आपको पता है इधर क्या है, अरब सागर है, अरब सागर। ये खंबात की खाड़ी है यहां पर, ये कच्छ की खाड़ी है। तो कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर ये स्थित है। और ये किस पत्तन की क्षतिपूर्ति के लिए डेवलप किया गया था? कराची हमारा जो पत्तन था उसकी कमी पूर्ति के लिए ये डेवलप किया गया था। और इस कांडला पत्तन की भी जो लोड है उसको कम करने के लिए अब यहीं पास में वाडीनार के अंदर एक अपतटीय टर्मिनल का भी डेवलपमेंट है वो किया गया है। तो ध्यान रखिए, वाडीनार के अंदर अपतटीय जो टर्मिनल डेवलप किया गया है वो कांडला के लोड को थोड़ा कम करने के लिए डेवलप किया गया है। उसके बाद बात ये आ जाती है भी ये कांडला जो बंदरगाह है इसके पृष्ठ प्रदेश कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये जो पश्चिमी भारत है और प्लस ऊपर उत्तर जो पश्चिमी भारत है, अर्थात हम बात करें गुजरात, हम बात करें राजस्थान की बात करें, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सभी राज्यों का जो अगर समुद्री मार्गों से अगर व्यापार होता है तो माल कहां पर पहुंचता है? कांडला पहुंचता है। तो ये सारा एरिया इधर वाला ये क्या कहलाएगा? ये कांडला बंदरगाह के पृष्ठ प्रदेश है वो कहलाते हैं। उसके बाद में उपयोगिता की बात आ जाती है भी यहां से व्यापार किन किन चीजों का होता है? तो ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम उत्पाद का, उर्वरक का जो व्यापार है वो यहां से इस पत्तन से सबसे ज्यादा होता है। तो इतनी बात आपको कांडला गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर है, कराची जो पत्तन है उसकी भरपाई करने के लिए डेवलप किया गया, और वाडीनार में अपतटीय पत्तन जो पत्तन है उस जो टर्मिनल है उसका डेवलपमेंट है वो इसमें किया गया है। और साथ में एक इसके डेवलपमेंट के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है, वो है मुंबई पत्तन के लोड को कम करना। तो कांडला बंदरगाह का डेवलपमेंट कराची जो बंदरगाह है उसकी कमी की पूर्ति करने के लिए, इसका लोड कम करने के लिए एक अपतटीय टर्मिनल बनाया गया वाडीनार में, और साथ में मुंबई पत्तन का लोड कम करने में भी ये बहुत सहायक रहा। क्योंकि जब तक कांडला बंदरगाह नहीं था तब तक इस साइड में आप देखेंगे मुंबई जो बंदरगाह था उसके ऊपर व्यापार का जो लोडिंग का अनलोडिंग का जो लोड है वो बहुत ही ज्यादा था। तो ये हुआ आपका कांडला बंदरगाह।
अब बात आती है दूसरे पत्तन की, और जिसका नाम है मुंबई पत्तन। बहुत इंपॉर्टेंट, मुंबई पत्तन, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजों के टाइम से ही ये विकसित है, तो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पत्तन है मुंबई पत्तन। और दूसरी बात, ये नेचुरल पोर्ट है, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पत्तन, प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है, अंग्रेजों द्वारा विकसित 12 में से 2 की बात आती है, जिसमें एक हम यहां पर कर रहे हैं और वो है मुंबई पत्तन। और इस पत्तन की जो लंबाई है 20 किलोमीटर लंबा है, ये 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है और यहां पर 54 गोदियां हैं। अब आपके दिमाग में आ सकता है ये गोदियां क्या बला होती है, इंग्लिश में जिसे डॉक कहा जाता है। गोदी को इंग्लिश में डॉक कहा जाता है, वो स्थान जहां पर जहाज के अंदर माल चढ़ाया या उतारा जाता है वो डॉक यानी गोदी कहलाता है। और मुंबई जो पत्तन है वहां पर 54 गोदियां हैं। और इधर आप देखेंगे अगर विश्व मानचित्र के ऊपर जब मिस्र के अंदर स्वेज नहर का निर्माण हो गया, तब ये एक नया रास्ता व्यापार के लिए खुल गया था। तो इस मुंबई पत्तन से जो व्यापार है वो बहुत इजीली अब स्वेज नहर से जो भूमध्य सागर के जो देश है वहां पर उत्तरी जो अफ्रीका के देश हैं, यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तक व्यापार है वो बहुत ही आसान हो गया था मुंबई पत्तन से। और अब बात आती है उसके बाद में मुंबई पत्तन के पृष्ठ प्रदेश। तो देखिएगा अब ये जो इलाका है इसके पीछे, मुंबई के पीछे खुद एक तो महाराष्ट्र, क्योंकि मुंबई पत्तन कहाँ है, महाराष्ट्र के अंतर्गत है, तो महाराष्ट्र हो गया, इधर कुछ गुजरात का हिस्सा, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कुछ राजस्थान का हिस्सा, वो इसके क्या कहलाएंगे, ये इलाका जो है यहाँ पर ये मुंबई पत्तन के पृष्ठ प्रदेश है वो कहलाते हैं। इसके जस्ट नीचे 14 किलोमीटर की दूरी पर है जवाहरलाल नेहरू पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, जिसका पुराना नाम नहावा शेवा था, नहावा शेवा, अब उसका नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहरलाल नेहरू पत्तन है। तो इन दोनों ही पत्तन के पृष्ठ प्रदेश है, अर्थात पीछे के जो स्टेट्स जहां से व्यापार होता है वो सारे के सारे सेम ही इसके अंतर्गत है, वो शामिल रहते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा पत्तन, प्राकृतिक पत्तन है, सबसे बड़ा पत्तन है, सबसे ज्यादा व्यापार इसी पत्तन से होता है। उसके बाद तीसरा, पश्चिमी तट का तीसरा पत्तन जवाहरलाल नेहरू पत्तन। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, विशालतम कंटेनर पत्तन है, यहां पर कंटेनर लोडिंग अनलोडिंग का काम यहीं से होता है। तो भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन है। और जवाहरलाल नेहरू पत्तन और कांडला पत्तन, इन दोनों के डेवलप करने का मूल उद्देश्य क्या था, मुंबई पत्तन के ऊपर जो लोड था वह जो इस चीज का माल का उसको कम करने के उद्देश्य से इन दोनों का, कांडला और जवाहरलाल नेहरू पत्तन का डेवलपमेंट किया गया। कांडला गुजरात में, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पत्तन दोनों कहां हैं, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है। तो इस तरीके से 3 हो गए अपने। चौथे की बात करते हैं, चौथे का नाम है मार्मागोआ, मार्मागो। मार्मागोआ कहां पर है, ये गोवा स्टेट के अंदर है। कहां पर है, ये गोवा स्टेट के अंतर्गत है। और कहां इसकी लोकेशन है तो ध्यान रखिएगा, जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। और ये भी एक प्राकृतिक पत्तन है, मुंबई भी प्राकृतिक पत्तन है, मार्मागो भी एक प्राकृतिक पत्तन है जो कि जुआरी नदी के मुहाने के ऊपर ये स्थित है। और ध्यान रखिएगा, जापान के अंदर हम जो लौह ऐशक भेजते हैं वो इसी मार्मागो पत्तन से भेजा जाता है। और जब आप देखेंगे इस पत्तन की एक खासियत, और एक का आपने नाम सुना होगा, परिवहन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, कोंकण रेलवे। आपने देखा होगा यहां मुंबई के पास रोहा से लेकर मंगलोर तक एक, क्योंकि ये बहुत ही इलाका जो था बहुत ही खतरनाक इलाका, जहां आसानी से रेलवे लाइन नहीं बिछाई जा सकती थी, वहां भारत के इंजीनियरों ने रेलवे लाइन है वो बिछा दी, रोहा से लेकर मंगलोर तक रेलवे लाइन बिछा दी, जिसको कहा गया कोंकण रेलवे मार्ग। तो कोंकण रेलवे जब डेवलप हो गया तो मार्मागो का जो पृष्ठ प्रदेश है, अर्थात महाराष्ट्र का माल भी यहां पहुंचने लगा और कर्नाटक का माल भी यहां पर व्यापार के लिए पहुंचने हैं वो लग गया। अर्थात
इस कोंकण रेलवे के डेवलपमेंट से इसका जो पृष्ठ प्रदेश यानी एरिया है वो बढ़ गया। स्टार्टिंग में जब तक कोंकण रेलवे का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तब तक केवल गोवा के से ही जो व्यापार है वो होता था, यानी पृष्ठ प्रदेश उस टाइम केवल गोवा था। और कोंकण रेलवे बनते ही इसका पृष्ठ प्रदेश का जो एरिया है वो थोड़ा बढ़ गया था। तो ये हुआ अपना पश्चिमी तट का चौथा पत्तन। अब बात आती है पांचवा पत्तन जिसका नाम है न्यू मंगलोर। अब सबसे बड़ी बात यह है न्यू मंगलोर किस स्टेट के अंदर है, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक के अंतर्गत न्यू मंगलोर कहां पर है, कर्नाटक के अंतर्गत। और यहां से किसका व्यापार होता है, लौह अयस्क का, पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम उत्पाद का, उर्वरक का, यहां से जो व्यापार है वो होता है। इसके साथ साथ खाद्य तेल है, चाय है, कॉफी है, ग्रेनाइट है, शीरा है, इनका व्यापार भी न्यू मंगलोर पत्तन से होता है। उसके बाद पश्चिमी तट का अंतिम जो बंदरगाह है वो है कोची। और कहां है, केरल के अंदर। कोची बंदरगाह कहां है, केरल के अंदर है। ध्यान रखिएगा ये भी प्राकृतिक पत्तन है, ये भी प्राकृतिक पत्तन। तो प्राकृतिक पत्तन 3 हैं अपने सिलेबस में हम पढ़ेंगे। तो एक मुंबई प्राकृतिक पत्तन है, मार्मोगांव प्राकृतिक पत्तन है और कोची केरल वाला भी प्राकृतिक पत्तन है। और ये कहां स्थित है, ध्यान दीजिएगा, बेवानंद कायाल के मुहाने पर। बेवानंद कायाल के मुहाने पर। अब आप सोच सकते हो ये कायाल क्या है, कायाल है बैक वाटर, पश्च जल। केरल के अंतर्गत समुद्र का जो पानी अंदर आ जाता है वापिस नहीं जा पाता, उसको पश्च जल, बैक वाटर या कायाल कहा जाता है। तो बेवानंद का जो कायाल है वो यहां पर उपस्थित है। बेवानंद के पश्च जल के मुहाने के ऊपर कोची बंदरगाह है। और एक प्यारा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और वो है बेवानंद कयाल को लेकर भी इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है किस जगह को अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है, और वो है बेवानंद कायाल को कहा जाता है। और बेवानंद कायाल के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह है, कोची बंदरगाह। किस स्टेट में है, केरल के अंदर। किस प्रकार का पत्तन है, एक प्राकृतिक पत्तन है ये। और इसका पृष्ठ प्रदेश यानी माल का जो कहां से आता है और कहां वापिस जाता है, तो इसमें आता है केरल और दक्षिणी कर्नाटक आ जाता है और दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु का, यानी ये जो इलाका है ये सारा इसका पृष्ठ प्रदेश है वो कहलाता है। तो ये हुए आपके पश्चिमी तट के 6 प्रमुख जो बंदरगाह है जिनकी देखरेख की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। कांडला, फिर मुंबई, फिर जवाहरलाल नेहरू, मार्मोगांव, न्यू मंगलोर और कोची बंदरगाह आते हैं। तो पश्चिमी तट पर 6 बंदरगाह अच्छे से कौन कौन से हैं दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और एक इस पश्चिमी तट का एक बंदरगाह जो अंग्रेजों द्वारा डेवलप, और वो कौन सा है, मुंबई। एक प्यारा क्वेश्चन हमने कराची जो पाकिस्तान में चला गया उसकी भरपाई के लिए हमने कांडला बना दिया। मुंबई पतन को लोड कम करने के लिए हमने कांडला और जवाहरलाल नेहरू है उसको डेवलप कर लिया। कोंकण रेलवे बनने के बाद सबसे ज्यादा लाभ किस पत्तन को हुआ, तो मार्मोगांव पत्तन को सबसे अधिक लाभ हुआ। उम्मीद करता हूं सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यहां पर अच्छे से मानचित्र के ऊपर अभ्यास भी करना है क्योंकि 2 नंबर का बोर्ड परीक्षा में जो आपका मैप का जो क्वेश्चन आता है उसमें कई बार पत्तन की लोकेशन पूछ ली जाती है। तो अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। समुद्री सीमा तक का जितना भारत है वो आपके सामने यहां मैप के रूप में उपस्थित है। अब बात आती है समुद्री जो अपने पत्तन है, पूर्वी तट के जो 6 पत्तन हैं। बात हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ से और यहां पर 2 नाम लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, एक कोलकाता और दूसरा हल्दिया। सबसे पहले तो आपको यही क्लियर कर दूं भी कोलकाता और हल्दिया 2 जगह जरूर अलग अलग है, लेकिन इन सब की जो जिम्मेदारी है वो किस पत्तन के पास है, कोलकाता वाले के पास ही है। तो पहले कोलकाता है और थोड़ा सा नीचे आके फिर हल्दिया पत्तन आ जाता है, लेकिन एक तरीके से ये कोलकाता पत्तन का ही विस्तृत विस्तार है उसका, यानी इसी का डोक एरिया है, ताकि कोलकाता पर लोड है वो थोड़ा कम हो जाए। कुछ माल हम कहां से चढ़ा दे भी, हल्दिया से माल है वो चढ़ा दिया जाता है। तो नाम एक ही है, कोलकाता हल्दिया पत्तन। और एक सबसे प्यारा सुपर डुपर इधर के क्वेश्चनों में वो आता है भी भारत का कौन सा पत्तन है, वो नदी पत्तन है।
अर्थात जो समुद्र तट पर नहीं है बल्कि समुद्र तट से अंदर की साइड के अंदर है। और कौन सी नदी पर विकसित है, और वो है हुगली नदी पर। तो ध्यान दीजिए, कोलकाता हल्दिया पत्तन है वो हुगली नदी के तट पर है, जो कि बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर है, वो अंदर की साइड के अंदर है। और हालांकि इसके जो हुगली नदी है इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है वहां पर, क्योंकि पानी के साथ आपको पता है नदियों में मिट्टी भी आती है, गाद हम जिसको बोलते हैं, तो उस वजह से उसकी गहराई है वो कम हो जाती है। तो पत्तनों को लेकर ये कई प्रकार की इस गाद को लेकर समस्याएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसी नदी हुगली नदी के आगे अंतिम छोर की तरफ ही हल्दिया है, वहाँ उसको विस्तार है वो दिया गया, यानी हल्दिया डोक है वो बनाया गया है। और एक ध्यान रखिएगा, ये अंग्रेजों द्वारा डेवलप एरिया है, तो कोलकाता हल्दिया जो बंदरगाह है ये भी अंग्रेजों द्वारा विकसित किया हुआ है। और जो बांग्लादेश के अंदर चटगांव जो अपना पत्तन चला गया था उसकी भरपाई भी अब कोलकाता हल्दिया पत्तन से हो जाती है। और हल्दिया को डेवलप करने का मूल उद्देश्य कोलकाता के लोड को कम करना है, ये बार बार बात हो चुकी है। और यहां से व्यापार किसका होता है, तो ध्यान रखिए, लो एशिया का, पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम उत्पाद का, उर्वरक का, जूट का, कपास का, सूती धागा, इन सब का व्यापार यहां से होता है। फिर एक चीज और बच जाती है यहाँ पर, विपृष्ठ प्रदेश। तो यहाँ कौन कौन सा इलाका जो बच गया, जो जिनका यहाँ से व्यापार होता है, तो आप इधर देखेंगे अपना बिहार आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, इधर सिक्किम आ गया, इधर उत्तर पूर्व वाले जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वो उनका माल भी यहीं आता है। और साथ में 2 बड़े देशों को भी पत्तन के रूप में यहां से लाभ होता है। और वो 2 देश कौन कौन से हैं, नेपाल और भूटान, जो कि स्थल आबद्ध जो देश है, स्थलीय भूमि से घिरे हुए जो देश हैं नेपाल और भूटान, वो भी अपना अगर व्यापार करना चाहते हैं तो कोलकाता हल्दिया जो अपना पत्तन है उसकी सहायता यहां से लेते रहते हैं। और तो इस प्रकार से ये कोलकाता हल्दिया पूर्वी तट का उत्तरी छोर का पहला अपना पत्तन हो गया। इसके बाद आता है दूसरा पारादीप, जो किस स्टेट के अंदर है, उड़ीसा में। कोलकाता हल्दिया किस में है, पश्चिम बंगाल में। तो पृष्ठ प्रदेश पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश हो गया, इधर अपना सिक्किम हो गया, उत्तर पूर्व के राज्य हो गए, और 2 देश नेपाल और भूटान को भी लाभ यहां से मिलता है। पारादीप उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा के अंदर। और ध्यान रखिएगा ये कहां पर है, वहां कटक से 100 किलोमीटर की दूरी पर महानदी डेल्टा पर है। ये महानदी डेल्टा के ऊपर है पाराद्वीप, पाराद्वीप महानदी डेल्टा पर है, कटक से 100 किलोमीटर दूर। स्टेट कौन सा है, उड़ीसा स्टेट है। और एक प्यारा सा बात, सबसे गहरा पोताश्रय है, सबसे गहरा पोताश्रय है। अब 2 शब्द आपको अक्सर मिल जाएंगे, एक शब्द आता है पत्तन और एक आता है पोताश्रय। हो सकता है आपसे कोई पूछ भी ले कि पत्तन और पोताश्रय में क्या अंतर है, तो ध्यान रखिएगा, पत्तन और पोताश्रय, पत्तन यानी बंदरगाहों की बात हो रही है, पोर्ट की बात हो रही है। पोताश्रय आप अगर हिंदी के हो तो इसको तोड़ दीजिएगा, पोत प्लस आश्रय, यानी जहां पर पोत यानी जलयानों को आराम करने के लिए रोका जा सकता है वो पोताश्रय होते हैं। तो पोताश्रय उन्हें ही कहा जाता है जहां पर पानी की गहराई अधिक होती है और जहां जो जहाज है पानी वाले वो कई दिनों तक खड़े किए जा सकते हैं, वो पोताश्रय होते हैं। बाकी जलयान आया, माल उतारा और वापिस उसको वहां से हटाकर किसी दूसरी जगह रोक दिया, तो वो सिर्फ पत्तन शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे गहरा पोताश्रय कौन सा है, पाराद्वीप है, पाराद्वीप है सबसे गहरा। और यहां से किसका व्यापार होता है, लौह एशिया का व्यापार होता है। और इसके जो पृष्ठ प्रदेशों की बात करें तो खुद ओडिशा हो गया, उसके पास बाद में क्या हो गया, झारखंड आ गया, और उसके पास ही छत्तीसगढ़। तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड से जो निर्यात और आयात की चीजें यहां पर पाराद्वीप पर आती है, तो इसलिए पाराद्वीप का पृष्ठ प्रदेश कौन कौन सा हो गया, ओडिशा हो गया, झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, वो इसके पृष्ठ प्रदेश कहलाते हैं। एक चीज यहां पर एक बहुत ही प्यारी सी बात बता दूं, आपसे हर पत्तन के बारे में ये पूछा जा सकता है भाई इसकी उपयोगिता क्या है। तो उपयोगिता में आपको वहां से किन चीजों का व्यापार होता है वो चीज आपको लिखनी होती है। फिर हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, भी याद ही नहीं रहता किससे कौन सा चीज आ रहा है कौन सा जा रहा है, यानी आयात निर्यात किसका हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको भारत के खनिज या भारत के उद्योगों की सामान्य जानकारी है
क्योंकि वो आपके सिलेबस में भी है। तो आप ये देखिएगा किस क्षेत्र में किसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो इसका मतलब वो चीजें तो पास के बंदरगाह से दूसरे देशों को भेजी जाती होगी। और दूसरा, अगर ये चीज भी दिमाग में नहीं रहे तो किसी का भी पूछ ले, 4 चीज तो आप जरूर लिख देना। एक तो लोहा एशक, एक पेट्रोलियम, तीसरा पेट्रोलियम उत्पाद और चौथा उर्वरक फर्टिलाइजर्स। ये 4 तो लिख ही देना, लोहा एशक, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा और आपको उसकी उपयोगिता लिखनी है तो भी आप ये कह दो भी इन चारों का, यानी लोहा एशक, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक का वहां से व्यापार होता है। उसके बाद में उस क्षेत्र के संबंध में अगर आपको जानकारी है, जैसे हमने कोलकाता हल्दिया में क्या कहा भी वहां से, क्योंकि जूट भी होता है वहां, कपास भी साइडों में हो जाती है, सूती धागा वहां हो जाता है, तो हमने कह दिया भी वो भी यहां से आ जा रहा जो व्यापार है उसका भी हो जाता है। देखिए, जो चीज जिस क्षेत्र में ज्यादा होगी वो बाहर हम भेजेंगे, और जो चीज जिस क्षेत्र में बहुत कम होती है तो उसको हम दूसरे देशों से मंगवा लेते हैं। तो आयात और निर्यात को अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से रखोगे तो ये चीजें अपने आप याद हो जाती है। ध्यान रखिएगा, याद करना नहीं पड़ता, बात सिर्फ जो टॉपिक है उसको अच्छे से क्लियर करने की होती है। अच्छे से अगर आपने समझ लिया, आपको कहानी समझ में आ गई तो अपने आप सारी चीजें याद हो जाएगी। और टॉपिक को अच्छे से समझ के पाठ्य पुस्तक को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा समझने के उद्देश्य से, तो आपको सब चीजें लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो कोलकाता हल्दिया हो गया, पारादीप हो गया। बात करते हैं विशाखापट्टनम की। विशाखापट्टनम तीसरा है जो पूर्वी तट का अपना बंदरगाह है, उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं तो विशाखापट्टनम। सबसे पहली बात यही आ जाती है किस स्टेट से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। और सबसे प्यारा क्वेश्चन, ये एक स्थल आबद्ध पत्तन है, स्थल आबद्ध। और ये स्थल आबद्ध पत्थर क्यों है, क्योंकि यहां पर लास्ट की चट्टानें हैं, उन चट्टानों को काटकर एक नदी के द्वारा उसको समुद्र से जोड़ा गया है, तो ये इसलिए हम इसको स्थल आबद्ध पत्तन कहते हैं। तो स्थल आबद्ध पत्तन कौन सा है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के अंदर है भाई। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत किसका व्यापार करोगे, कर दीजिए वही जो बता रखा है, लोहा एशक का यहां से होता है, पेट्रोलियम का यहां से होता है, पेट्रोलियम उत्पाद का व्यापार है वो यहां से होता है। फिर आ जाती है भी इसके पृष्ठ प्रदेश कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश हो गया यहां पर, और इसके पास ही है एक तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है वो इसके क्या कहलाएंगे, पृष्ठ प्रदेश कहलाएंगे। पीछे का जो एरिया स्टेट्स आपको यहां संभावित बताने हैं जिनका व्यापार है, उन जिस इलाके के लिए यहां से व्यापार होता है। उसके बाद आता है तमिलनाडु के अपने चौथा एन्नोर, तमिलनाडु का पहला एन्नोर। अब हम तमिलनाडु में एंट्री कर चुके हैं, एन्नोर। एन्नोर के नीचे है 5वां चेन्नई, और छठा आ जाता है तूतीकोरिन जो कि साउथ इंडिया के अंदर है, बिल्कुल दक्षिणी छोर के ऊपर है तूतीकोरन। और एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरन तीनों ही कहां है, तमिलनाडु स्टेट के अंदर है। अब थोड़ी थोड़ी बात, एन्नोर है वो चेन्नई के दबाव को कम करने के लिए, चेन्नई के ऊपर जो माल का जो दबाव है उसको कम करने के लिए एन्नोर विकसित किया गया है, एन्नोर पत्तन, जो कि चेन्नई से पहले ही 25 किलोमीटर है, चेन्नई से थोड़ा ऊपर यानी पहले ही 25 किलोमीटर है वो एन्नोर है। उसके बाद में चेन्नई आता है, चेन्नई तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा पूर्वी तट की अगर हम बात करें, इस पूर्वी तट के ऊपर सबसे पुराना बंदरगाह है चेन्नई पत्तन है, वो समुद्री तट के ऊपर पूर्वी तट पे जो है ये सबसे पुराना पत्तन है, कृत्रिम पत्तन है। और इसका जो निर्माण है वो 1859 में, 1857 में भारत में क्रांति हुई थी, उसके 2 साल बाद 1859 के अंदर चेन्नई पत्तन का जो डेवलपमेंट है वो किया है। चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी ना आपने। और यहाँ यहाँ जो पानी की गहराई है वो काफी कम है, इसलिए जो बड़े जो पोत होते हैं, जलपोत, जलयान होते हैं, वो यहाँ पर कम ही रुकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये अनुकूल स्थान है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ गहराई है वो पानी की काफी
कम देखने को मिलती है। और लास्ट में आ गया अपना तूतीकोरन। चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए एक तो हमने एन्नोर पत्तन डेवलप कर लिया और एक इसका दबाव कम करने के लिए हमने तूतीकोरन के अंदर भी एक पत्तन है वो डेवलप कर लिया, जहां से कोयला है, नमक है, खाद्यान्न है, खाद्य तेल है, चीनी है, रसायन है, पेट्रोलियम उत्पाद है, उन सब को हैंडल किया जाता है इस पत्तन से। तो ये रहे आपके 6 और 6 12 प्रमुख पत्तन। ध्यान रखिएगा 6 पश्चिमी तट पर और 6 ही पूर्वी तट पर है। कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मार्मोगांव, न्यू मंगलोर और कोची हो गया। 2 अंग्रेजों द्वारा डेवलप की बात आती है, एक मुंबई हो गया और दूसरा कोलकाता हो गया। मुंबई और कोलकाता हमने कह दिया अंग्रेजों द्वारा डेवलप है वो किया गया। कौन सा स्थल आबद्ध पत्तन है? विशाखापट्टनम है। सबसे गहरा पोताश्रय किस पत्तन का है? पारादीप पत्तन का है, जो कहां पर है? उड़ीसा के अंतर्गत है। और मुख्यतः लगभग पत्तनों से किन कॉमन चीज अगर निकालते हैं तो एक बार पहले अभी बताया, फिर बता देता हूं। लोहैषक, पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक का जो हैंडल है जो वो तो हर पत्तन से लगभग होता ही होता है। तो ये तो थी अपने समुद्री पत्तन को लेकर बात। उसके बाद एक अंतिम टॉपिक, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो हमारा होता है समुद्री मार्गों के साथ साथ वायु मार्गों से भी तो होता है, और उसके लिए हमने बना रखे हैं हवाई अड्डे। जल्दी माल पहुंचाना हो और आपके पास कुछ पैसा ज्यादा हो तो हम कौन सा परिवहन का साधन काम में लेंगे? तो वो है वायु मार्ग का काम में लेंगे। तो इसके लिए हमें एयरपोर्ट जाना होगा। इसका मतलब हवाई जहाज़ों को, हेलीकॉप्टरों को उतारने के लिए हमारे पास एयरपोर्ट होने चाहिए। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन आप ध्यान रख लीजिएगा, और ज़्यादा नहीं तो भी 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि जो आपके सिलेबस में है, भारत के अंदर कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट हैं? तो 25 है। 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं 2016-17 के अनुसार। जो सिलेबस में मैं केवल वहीं तक की बात कर रहा हूं, बाकी आप फर्स्ट बुक के अंतर्गत पूरा जो वायु परिवहन है वो पढ़ते हो, उसकी क्या विशेषताएं हैं, परिवहन वाले चैप्टर के अंदर भी ये सारी चीजें पढ़ी है। अब इस लास्ट टॉपिक के अंतर्गत आपको विशेषता क्या ध्यान में रखना है? और वो ध्यान में रखना है भारत के प्रमुख जो हवाई अड्डे हैं उनको थोड़ा सा मानचित्र के ऊपर अभ्यास करना है। आप देखेंगे सिलेबस जब फिनिश हो जाएगा तो बहुत से जो लोकेशन है वो तो बहुत कॉमन है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको याद रखने में नहीं आनी चाहिए। भूगोल के विद्यार्थी हो, हाँ मानचित्र अभ्यास तो मांगेगा, तो आप डेली या एक दिन छोड़कर मेन का अभ्यास है वो करते रहें। एक दूसरे साथी से पूछते रहें, बता तू कहाँ, ये चीज़ कहाँ पर है। पूछ लिया अभी मुंबई कहाँ है, तो पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भी मुंबई किस स्टेट के अंदर है। तो महाराष्ट्र में, फिर आप देखो भी महाराष्ट्र कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र का एरिया है, तो इसका मतलब अब मुंबई इसमें कहाँ हो सकता है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, उससे कोई ज़्यादा फर्क है वो एग्जाम के अंदर नहीं पड़ता। तो आप अच्छे से इन मेन हवाई अड्डों को भी थोड़ा सा अभ्यास है वो इनके ऊपर कर लीजिएगा। तो देखिएगा साथियों, ये थी आज की अपनी क्लास, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में समुद्री पत्तन और हवाई अड्डों के बारे में अच्छे से जाना है। आप अच्छे से इनको नोट्स फॉर्म में उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं, और एक बार पाठ्य पुस्तक का जो अभ्यास है वो जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा, चलते चलते एक बार फिर आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सपने सच हो, यही ईश्वर से कामना करता हूं। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।